सीरीज की शुरुआत में हम सियोन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक स्टूडियो चलाता है, लेकिन ऐसा वैसा स्टूडियो नहीं जिसमें लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं, बल्कि सियोन के स्टूडियो में सिर्फ आत्माएं आकर अपनी फोटो खिंचवाती हैं। असल में जब कोई इंसान मरता है और मरने से पहले उसकी कोई आखिरी इच्छा अधूरी रह जाती है, तो मरने के बाद भी उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती, राइट? उसी तरह की आत्माओं की मदद के लिए ये स्टूडियो बनाया गया है। मरने के बाद जब आत्माएं स्वर्ग या नर्क की ओर जाती हैं, तब रास्ते में ये स्टूडियो पड़ता है। उस स्टूडियो तक आने के लिए आत्माओं को काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुछ आत्माएं तो स्टूडियो आने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं, जिससे ना तो उन्हें स्वर्ग मिलता है और ना ही नरक। लेकिन जो आत्मा स्टूडियो तक पहुंच जाती है, तब स्टूडियो का फोटोग्राफर उन आत्माओं की फोटो खींचकर उन्हें उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने का मौका देता है। पहले तो वो स्टूडियो और उसके अंदर रखा कैमरा एक गार्डियन एंजल के कंट्रोल में था, वही आत्माओं की फोटो खींचा करती थी। लेकिन एक दिन एक आदमी जो अपने बेटे की बीमारी के इलाज ढूंढने के लिए निकला था, वो गलती से उस स्टूडियो तक पहुंच गया। हालांकि स्टूडियो में सिर्फ मरे हुए लोग आ सकते हैं, लेकिन वो पहला इंसान था जो जिंदा स्टूडियो में आ गया था। वहाँ पर आते ही उस इंसान ने वो कैमरा चुरा लिया, इस उम्मीद में कि शायद ये कैमरा उसके बेटे का इलाज कर देगा, क्योंकि ये कैमरा आत्माओं की दुनिया का है। लेकिन फिर हुआ ये कि इस चीज से स्टूडियो की गार्डियन एंजल को गुस्सा आ गया कि आखिर इस इंसान की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारा कैमरा चुरा ले। इसी गुस्से में वो एंजल उस आदमी के घर पहुंच गई उसे मारने के लिए। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, वो आदमी गार्डियन एंजल के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांगता है कि देखो, मैंने ये सब अपने बेटे के लिए किया है, आप चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। इसके बदले आप जो चाहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज। ये सुनकर गार्डियन एंजल कहती है कि ठीक है, मैं तेरे बेटे की जान बख्श दूंगी और उसे ठीक भी कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तेरे बेटे की जान के बदले तेरी पूरी आने वाली पीढ़ी को मेरा शाप सहना पड़ेगा। वो शाप ये होगा कि तेरे परिवार का कोई भी लड़का 35 साल का होते ही मर जाएगा। उसकी जिंदगी 35 साल से एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगी, चाहे वो इंसान कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, उसकी जान चली जाएगी। उसी के साथ साथ अब से तुम्हारे परिवार के लड़के को ही वो स्टूडियो संभालना होगा और आत्माओं को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने में मदद करनी होगी। तो बताओ, मेरी शर्त मंजूर है? ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। इसीलिए गार्डियन एंजल उस आदमी के परिवार के ऊपर वो श्राप डाल देती है, जिससे उस आदमी का बेटा ठीक हो जाता है। अब हम कई सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहां सियोन नाम का बंदा चर्च में आया होता है। असल में सियोन उसी कैमरा चोरी करने वाले की पीढ़ी से आता है दोस्तों, इसीलिए सियोन के ऊपर भी श्राप है कि वो अपने 35वें जन्मदिन पर मर जाएगा। उसका जन्मदिन आने में करीब अब 104 दिन बाकी होते हैं। साथ ही सियोन से पहले उसके पिता से पहले उसके दादाजी वो स्टूडियो चलाया करते थे, जो सभी अपने 35 साल की एज को पूरा करते ही मारे गए। इसीलिए अब सियोन के ऊपर जिम्मेदारी है उस स्टूडियो को चलाने की। सियोन ने अभी तक शादी नहीं की, तो उसका बेटा भी नहीं है, तो अब अगर सियोन मरा तो उसके बाद स्टूडियो का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। सियोन चर्च में आकर सो रहा होता है, क्योंकि रात को वो सो नहीं पाता। रात भर आत्माएं स्टूडियो के अंदर आती रहती हैं इसीलिए, और उन सभी आत्माओं की इच्छा को सियोन को पूरा करना होता है। तभी चर्च में 2 आत्मा आती है। ये दोनों सियोन के दोस्त हैं जो स्टूडियो के काम में उसकी मदद करते हैं। सियोन के अलावा उन दोनों को कोई नहीं देख सकता। उनमें से एक जून नाम की आत्मा है। उसका काम यह है कि जो भी आत्मा स्टूडियो के अंदर आती है, उसके बारे में जानकारी निकालकर सियोन को बताना कि उस आत्मा की मृत्यु कैसे हुई, उसके साथ क्या क्या हुआ था, वगैरह वगैरह। और दूसरी आत्मा है पार्क नाम की। वो बड़ी ताकतवर है। जब कभी कोई गुस्से वाली आत्मा आकर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करती है, तो पार्क ऐसी आत्माओं को रोकने का काम करता है। अब पार्क चर्च में आकर सियोन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि स्टूडियो में कोई आत्मा आई हुई है जो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाना चाह रही है। लेकिन सियोन को जोर की नींद आ रही होती है, तो वो जाने से मना कर देता है। पार्क भी सीधा उसे गोद में उठाते हुए स्टूडियो लेकर जाता है, जो देखकर तो चर्च में आए लोगों के साथ साथ फादर की भी हालत खराब हो जाती है और डर के मारे सभी जोर जोर से भगवान को याद करने लग जाते हैं। तो वहीं बेचारा सियोन, जो रात भर सोया नहीं था, अब दिन में भी उसे स्टूडियो में काम करना पड़ रहा है। अभी जो आत्मा आई थी ना, उसकी मृत्यु शादी के कुछ दिनों पहले हो गई थी, इसीलिए उस आत्मा की इच्छा होती है कि वो शादी करे। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी आत्मा स्टूडियो में आती है, उन्हें विजिटर कहा जाता है। उनके पास सिर्फ 3 दिन का टाइम होता है। इन 3 दिनों के अंदर सियोन को उनकी आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। इसलिए सियोन बेचारा दुल्हन बनकर उस आत्मा के पास आ जाता है ताकि उसकी इच्छा पूरी कर सके। लेकिन जैसे ही वो आत्मा का चेहरा देखता है, डर जाता है कि ये तो बड़ी भयानक है, इसीलिए वो उससे शादी करने से मना कर देता है। जिस चीज से क्या होना था, वो आत्मा गुस्सा हो जाती है और सियोन पे हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करती है। और फिर यहाँ पार्क को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आत्मा को गायब करना पड़ता है। अब अगले सीन में हम हैन नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक लॉयर है और वो दूसरी सीनियर लॉयर के अंडर काम करती है। तभी वहाँ पर एक क्लाइंट आता है, जो कि हैन की सीनियर का पुराना क्लाइंट है। वो बंदा काफी अमीर भी है, लेकिन उसने एक लड़की के साथ गलत हरकत करने की भी कोशिश की थी। वो हैन को सारी बातें बताता है कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया, और उससे कहता है कि तुम मेरी लॉयर हो तो मुझे इस मैटर से बाहर निकालो, कैसे भी करके। लेकिन उल्टा हैन चुपके से उसका बयान रिकॉर्ड करके उसको धमकाने लग जाती है।
तुम्हारी गाड़ी बड़ी कमाल की है, मुझे दे दो, मैं ये बयान डिलीट कर दूंगी। ये सुनकर वो बंदा तो सदमे में चला जाता है कि यार भारी मिस्टेक हो गई मुझसे। वो तो हैन की सीनियर पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसे लोगों को काम पे रख दियो, मैं जा रहा हूँ दूसरे लॉयर को ढूंढने के लिए, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे अब कोई भी। अब इस चीज से हैन की सीनियर को भी काफी गुस्सा आ जाता है कि हैन ने मेरे सबसे खास क्लाइंट को भगा दिया, इसीलिए वो गुस्सा होकर हैन को वहां से भगा देती है। और बेचारी हैन क्या करती, वो भी परेशान हो जाती है, क्या करूंगी। इसके बाद जब वो घर आती है तो मकान मालकिन उसे साफ कह देती है कि मैंने ये कमरा किराए पर लगा दिया है क्योंकि तुम ठीक से किराया नहीं देती हो, इसलिए जाओ और अपना दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। लो एक और मुसीबत आ गई हैन के लिए। उसको अब समझ नहीं आता कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। लेकिन वो घर छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ये घर असल में उसकी दादी का ही है और उसकी दादी ही उससे किराया लिया करती है। क्योंकि हैन ठहरी कामचोर लड़की, उसे सिर्फ मस्ती करना, घूमना फिरना अच्छा लगता है और उसको ही सीधे रास्ते पर लाने के लिए उसकी दादी उससे ऐसा बर्ताव करती है ताकि हैन सुधर जाए। दूसरी ओर दोस्तों, सियोन जब घर में होता है तभी वो दुल्हन वाली आत्मा आकर घर के अंदर आग लगा देती है। बड़ी मुश्किल से सियोन की जान बच पाती है यहाँ पर, लेकिन वो भी बेचारा किराए के घर में रहता है। घर में आग लगने की वजह से काफी नुकसान भी हो जाता है, इसलिए मकान मालकिन सियोन को घर से भगा देती है कि तुम्हारे ना ध्यान देने की वजह से घर में आग लगी होगी। और फिर वो भरपाई के लिए डिपॉजिट का 1 रुपया भी सियोन को वापस नहीं करती, इसलिए सियोन दूसरा घर ढूंढने में लग जाता है। और जब बड़ी मुश्किल से उसको घर मिलता है तो वो देखने जाता है कि ये काम का है भी या फिर नहीं। लेकिन जैसे वो उस बिल्डिंग के अंदर आता है ना, वहाँ पर उसको कई सारी आत्माएं दिखाई देती हैं जो ऐसे ही भटक रही थी मानो उनके साथ यहाँ कुछ बहुत ही बुरा हुआ हो। वो आत्माएं सियोन को देखकर हैरान रह जाती हैं कि ये हमें कैसे देख सकता है, तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। सियोन बड़ी मुश्किल से भागकर लिफ्ट में आ जाता है, लेकिन वहाँ पर भी एक आदमी की आत्मा मौजूद होती है जो सियोन पर यहाँ भी हमला करती है। और तब लिफ्ट के अंदर हैन आती है और यहाँ किसी काम के सिलसिले में ही वो आई हुई है। वो तो आत्मा को नहीं देख पाती, लेकिन सिर्फ सियोन को देख रही होती है कि आखिर ये बंदा लड़ किससे रहा है। वो कहती है कि शायद ये आदमी पागल होगा, हवा से लड़ रहा है, बताओ, या अपने आप से पता नहीं क्या कर रहा है। जबकि दोस्तों सियोन की नजर में वो उस आत्मा से लड़ रहा था। तब जैसे ही वो आत्मा हैन की ओर बढ़ने वाली होती है ना, सियोन हैन को पकड़ लेता है। पर ऐसा होते ही मानो कोई अजीब सी शक्ति निकली हो हैन के अंदर से, जिससे वो आत्मा उड़कर दूर हो जाती है। सियोन हैरान कि अचानक से यहाँ पर क्या हो गया, ये लड़की है कौन, कैसी शक्ति निकली इसके अंदर से। लेकिन वो कुछ पूछ पाता, हैन वहाँ से निकल जाती है। अब हैन को एक केस के बारे में पता चलता है जिसमें टीना नाम की लड़की ने सबके सामने अपना जुर्म कबूल किया है कि उसने अपने पैरालाइज पति डेविड को जान से मार दिया। वो अब और ज्यादा डेविड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन सारे सबूत इसके खिलाफ थे कि डेविड की हत्या हुई है। लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से डेविड की जान अपने आप से गई है। यही केस हैन को मिलता है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो इस केस पर काम करेगी और टीना से मिलने जाती है वो, जिसका अब भी यही कहना होता है कि मैंने ही अपने पति को मारा है, मुझे जेल में बंद कर दो, बेकार में तुम लोग क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन हैन उसको समझाती है कि देखिए, आपकी बातों से साफ लग रहा है कि आप जानबूझकर आरोप खुद पर ले रही हैं। जो भी परेशानी है आप मुझे आराम से खुलकर बता सकती है, इससे देखो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी, प्लीज। दूसरी तरफ आत्माओं की दुनिया से डेविड, जिसकी आखिरी इच्छा बाकी थी, वो आता है स्टूडियो की ओर। बड़ी मुश्किलों का सामना करके वो आखिरकार स्टूडियो में पहुंच जाता है। सियोन उससे कहता है कि बताइए विजिटर, क्या इच्छा बाकी रह गई आपकी जिसको पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आगे, बताइए। वो कहता है कि मेरी पत्नी टीना को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दो, उसने मुझे नहीं मारा, वो खुद पर गलत आरोप ले रही है, अगर वो जेल में रहेगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सियोन कहता है कि देखिए, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन आप दोनों को मिलवा जरूर सकता हूँ ताकि आप खुद उनको समझाओ। इस पर डेविड मान जाता है। अब दोस्तों सियोन टीना से मिलने जाता है, कहता है कि मैं आपको किसी खास इंसान से मिलवाना चाहता हूँ। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके पति डेविड है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, मरे हुए आदमी से कोई बात करवाने के लिए बोलेगा तो विश्वास नहीं होगा ना। ऐसा ही टीना के साथ भी होता है। टीना भी यकीन नहीं करती, इसलिए सियोन उसको डेविड की कही हुई बात बताता है कि उस टाइम वो सोए नहीं थे जब आपने उनको तकिए से मारने की कोशिश की थी, पर आपकी हिम्मत नहीं हुई तो आपने अपने हाथ पीछे कर लिए। ये सुनकर तो टीना हैरान हो जाती है कि ये बात तो सिर्फ मुझे और अगर डेविड अगर उस समय जाग रहा था तो उसे पता होगी, ना कि बाकी किसी और को। इसीलिए वो सियोन के साथ स्टूडियो आ जाती है, जहाँ वो कैमरा एक इंसान की इच्छा के लिए 2 फोटोज खींचता है। पहली फोटो खींचने के बाद जिंदा इंसान आत्मा को देख पाता है और दूसरी फोटो खींचने के बाद आत्मा दोबारा से आत्माओं की दुनिया में चली जाती है और सिर्फ फोटो के जरिए अपनी यादें छोड़कर जाती है। ये होते ही टीना जैसे ही सामने डेविड को देखती है तुरंत उसको गले लगा लेती है, क्योंकि डेविड 7 साल से पैरालाइज था। इन 7 सालों में टीना ने रात दिन उसका ख्याल रखा, पर इस समय आत्मा के तौर पर वो बिल्कुल ठीक होता है। टीना रोते हुए उससे कहती है, डेविड मुझे माफ कर देना, तो मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मैं पल पल तुम्हें तड़पते हुए नहीं देख पाई थी, तो मैंने फैसला किया कि तुम्हें मारने के बाद मैं खुद को भी मार दूंगी, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई कि तुम्हें मार पाऊं। ये सुनकर डेविड कहता है कि तुम्हारी कोई गलती थी ही नहीं, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वो बहुत ज्यादा है। मैंने खुद अपनी जान दे दी ताकि तुम्हें ये पछतावा ना रहे कि तुम्हारे हाथों से मेरी जान गई है। तुम्हारी
तुम्हारी खुशी के लिए मैंने खुद की जान दे दी और इसी का आरोप तुम खुद पर लगाकर अब जेल जाना चाहती हो। नहीं, ऐसी कोशिश भी मत करना। देखो, वादा करो कि तुम एक खुशहाल जिंदगी जियोगी और बिल्कुल नए तरीके से जिंदगी की शुरुआत करोगी। ये सुनकर रोते हुए सही टीना डेविड की बात मान जाती है। इस तरह से डेविड की आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी थी, तो वो दोबारा से आत्माओं की दुनिया में चला जाता है और इसके जाते ही टीना कबूल कर लेती है कि मैंने उसे नहीं मारा। इसीलिए टीना को आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके खिलाफ सबूत तो वैसे भी थे नहीं। अब कुछ देर के बाद हैन अपने घर पर आती है तो उसका सारा सामान उसे पैक दिखाई देता है, क्योंकि उसके घर में कोई दूसरा इंसान रहने के लिए आ गया है। और मजे की बात दोस्तों, वो दूसरा इंसान कोई और नहीं बल्कि सियोन ही है। सस्ते में उसको ये घर मिला तो उसने किराए पर ले लिया। लेकिन हैन गुस्सा हो जाती है कि दादी ने मुझसे पूछे बगैर ये कमरा किसी और को कैसे दे दिया। मैं भी तो देखूं जरा रहने के लिए कौन आया है। वो जैसे ही अंदर आती है उसको सामने स्टूडियो दिखाई देता है, क्योंकि कमरा कितना भी छोटा क्यों ना हो, जहां वो कैमरा रहेगा स्टूडियो अपने आप ही वहां बन जाएगा। लेकिन स्टूडियो के अंदर सियोन और आत्माओं के अलावा दूसरा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि दूसरा कोई स्टूडियो को देख ही नहीं सकता। तो जैसे सियोन हैन को सामने देखता है वो भी हैरान हो जाता है कि तुम यहाँ पर कैसे? सुबह तो हम मिले थे, दोपहर होते ही तुम मर गई क्या जो यहाँ पर आई हो? हैन कहती कि पागल हो गया हो क्या? मैं क्यों मरूंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर ये नया किराएदार है कौन, क्योंकि मैं तो यहाँ से जाने वाली हूँ नहीं। तो बेटर यही होगा कि जल्दी से तुम अपना सामान उठाओ और सुबह होते ही चलते बनो। इतना कहकर हैन वहां से चली जाती है। सियोन बस सोचते रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हैन जिंदा होते हुए भी स्टूडियो देख सकती है। कुछ तो गड़बड़ी जरूर है, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। अब हमें सियोन के पूर्वजों के बारे में बताया जाता है कि कैसे जिस दिन उनका 35 साल पूरा होता उसी दिन उनकी जान ली जाती। ऐसे सियोन के पिता को भी मार दिया गया था और उनके मरने के बाद से ही स्टूडियो की जिम्मेदारी सियोन के कंधों पर आ गई। और अब प्रेजेंट टाइम पर सियोन की रातों की नींद खत्म हो चुकी थी, क्योंकि वो यही सोचे जा रहा था कि हैन स्टूडियो के अंदर कैसे आ सकती है। क्या उसको सच में स्टूडियो दिखाई दे रहा था या फिर वो सिर्फ घर देख रही थी उस समय? अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है दोस्तों सियोन की तरफ से। अगले सीन में स्टूडियो के अंदर अजीब सा धुआं फैलने लगता है, सारी चीजें हवा में उड़ना शुरू कर देती हैं और ये सारा काम एक छोटे बच्चे की आत्मा कर रही थी जो आत्माओं की दुनिया से यहाँ पर आ गया था। उसकी भी कोई आखिरी इच्छा पूरी रह गई थी तो वो स्टूडियो आया है। सियोन कहता है कि यार बच्चों की आत्माएं क्यों आती हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान करके रख देती है। पहले भी बच्चों की आत्माओं से परेशान हो चुका हूँ मैं, बताओ। तब पार्क सियोन से कहता है कि 1 महीने पहले इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें बेचारे की जान चली गई। इस बच्चे का नाम जिमी है और जब ये सड़क क्रॉस कर रहा था तो एक शराबी ड्राइवर ने रेड लाइट होते हुए भी जिमी को टक्कर मार दिया। इसी वजह से मौके पर ही जिमी ने अपना दम तोड़ दिया। सियोन अब जिमी से कहता है कि बताओ बेटा क्या इच्छा पूरी करनी है तुम्हारी? जिस पर जिमी कहता है कि मुझे मेरे फेवरेट सुपर हीरो रिम की तलवार चाहिए, मुझे वो ला कर दे दो। इसीलिए सियोन जिमी को लेकर खिलौने की दुकान पर आ जाता है ताकि रिम की तलवार खरीद पाए। लेकिन जितनी भी दुकानें वो चेक करता हर जगह से वो तलवार बिक चुकी थी। इस चीज से जिमी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मुझे तो बस वही तलवार चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अगली सुबह जब सियोन घर से बाहर आता है तो वहां उसे हैन टेंट लगाते हुए दिखाई देती है, जिसने दोस्तों यहीं पर बसेरा डाल दिया था। सियोन जैसे ही उसको वहां से हटाने के लिए उसके टेंट के पास आता है तो वहां उसे जिमी दिखाई देता है जिसके साथ हैन खेल रही थी। सियोन फिर से हैरान कि यार ये हैन तो विजिटर को भी देख सकती है। अब तो पक्का लगता है कि शायद मेरी तरह हैन पर भी शाप लगा होगा, उसी गार्डन एंजल का मुझे लगता है। इसीलिए वो हैन को होटल में लाकर कहता है कि कल तुम मेरे घर पर आई थी तो तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या, या फिर सब कुछ नॉर्मल था तुम्हारे लिए? यहाँ पर हैन जानना चाहता है कि स्टूडियो और आत्माओं के बारे में हैन का क्या जानना है, लेकिन हैन सिर्फ इतना बताती है कि मेरे लिए तो सब कुछ नॉर्मल था, कुछ अजीब नहीं लगा। इतना बताकर वो 3 लोगों का खाना अकेले खा जाती है, बताओ, जिसको खाते खाते सिर्फ सियोन देखता रह जाता है। उसको हंसी भी आ रही थी लेकिन वो खुद को रोक लेता है। अब कुछ देर के बाद सियोन को पता चलता है कि वो तलवार एक मेले में मौजूद है, इसीलिए वो उस मेले में आकर जिमी की जिम्मेदारी पार्क और जून को देकर तलवार लेने के लिए चला जाता है। पर उसके जाते ही जिमी दोनों को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है और सीधे मेले में आई हुई हैन के साथ आके बैठ जाता है। सियोन भी तलवार खरीदने के बाद अब जिमी की तलाश में था कि कहां गया, जो उसको हैन के पास दिखाई देता है। वो उसे जबरदस्ती पकड़ते हुए कहता है कि कितनी बार कहा है मस्ती मत करो, तेरी तलवार मिल गई है, अब जल्दी से अपनी आत्मा की दुनिया में चला जा। लेकिन तब वहां पार्क और जून असली जिमी को लेकर आते हैं, क्योंकि दोस्तों जो हैन के साथ है ना भी असल में वो जिमी का जुड़वा भाई है और वो कोई आत्मा नहीं बल्कि इंसान है, इसीलिए हैन उसको देख पा रही थी। तब सियोन को समझ आता है कि मैं हैन को कुछ गलत ही समझ बैठा, जबकि वो तो असली इंसान की बात कर रही थी जिसको सभी देख सकते हैं नॉर्मली। जिमी सियोन से कहता है कि मेरे भाई से अच्छे से बात करो, ये तलवार भी मैंने उसके लिए खरीदी है। मेरी आखिरी इच्छा यह है कि मैं अपने भाई से मिलूं और उसे अपने हाथों से ये तलवार दूं। अब जिमी का जुड़वा भाई जिसका नाम ओलिवर है वो जिमी को तो नहीं देख पाता, लेकिन जब वो अपने कमरे में आता है तो उसे लॉकर के अंदर वही तलवार दिखाई देती है जिसे सियोन ने खरीदा था। उस तलवार को देखकर ओलिवर खूब रोता है, उसके आंसू रुक नहीं पाते, क्योंकि मरने से पहले ओलिवर ने जिमी से कहा था कि मुझे ये तलवार चाहिए, और ये तलवार लेने के लिए जब जिमी गया तो बेचारा एक्सीडेंट में मारा गया। ओलिवर कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरे पास वापस आ जाओ। जिमी वहीं पर बैठकर उसको दिलासा दे रहा होता है, लेकिन ओलिवर उसको देख नहीं पाता। एक्चुअली ओलिवर और जिमी बचपन में ही अनाथ आश्रम में पले बड़े थे, उन्हें नहीं पता कि उनके माता पिता कौन है, दोनों के लिए कोई नहीं था।